Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BSSE. Dear friends, आज हम फंडामेंटल राइट्स पे दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं, जबकि हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप पहले उसे देखिए फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो आज जो हम आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो है हमारा दूसरा पार्ट, आर्टिकल 19 to 22। तो इससे पहले हमने आर्टिकल 12 से लेके 18 तक डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो हमारा एक मोटिव ये होता है कि हम उस लेवल से पढ़ाए कि जो कि आप अगर कोई भी बुक उठाए, जैसे आपने लक्ष्मीकांत उठाई या अरिहंत वालों की कोई बुक उठाई या ल्यूसेंट वालों की कोई बुक उठाई, तो आपको समझ भी वो बुक भी समझ आ जाए। यानी मेरा एक मोटिव होता है जो कि मेन लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको समझ आ जाए, तो फिर मज़ा आता है पढ़ने को। ऐसे अगर आप कुछ एग्जाम्स है जिनमें आपको डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज़ राइट टू फ्रीडम, वहाँ पे या एंड ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विद द आर्टिकल 17, तो आपको एंड ऑफ अनटचेबिलिटी कभी कभार लैंग्वेज ऐसी होती है कि यू आर नॉट एबल टू गेट द एक्सट्रैक्ट कि ये कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी लैंग्वेज है ना, वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो हम उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन आपको हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। तो ये जो है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल, पहला क्वेश्चन ही बनता है, राइट टू फ्रीडम जो है वो किस आर्टिकल से कहां तक? वो आर्टिकल 19 से शुरू होता है, आर्टिकल 22 ये फ्रीडम के बारे में हमें बताता है। राइट टू फ्रीडम, ये मैंने पहले ही बोला है, जो भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर जस्टिसिएबल, यानी यू कैन अप्रोच द कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं स्टेट के द्वारा या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, आप कोर्ट जा सकते हो, और आप इवन पोस्ट ऑफिस से आप लेटर भेज सकते हो। तो यू डोंट नीड टू बाय अ गुड लॉयर। ठीक है, तो इसके लिए आप आर्टिकल 32 कहता है कि यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 कहता है यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट में होता है, सुप्रीम कोर्ट इन द सेंटर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, व्हाट इट सेज। देखिए आर्टिकल 19 ऐसे ही इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स, दीज आर। देखिए ये जो 6 राइट्स है ये भी वास्ट है, इट्स नॉट सिंपल कि मैं कहूंगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ मुंह से ही है, यानी यू कैन स्पीक बाय माउथ ओनली? नो, यू कैन राइट आल्सो, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक कार्टून्स, आप उनसे भी राइट टू स्पीच इजहार कर सकते हो। आप फिल्म्स के द्वारा, फिल्म्स आर्ट के द्वारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इजहार कर सकते हो। तो ये हो गया पहला इसका। राइट टू असेंबल, आप जमा हो सकते हो, कहीं पे भी किसी भी मुद्दे के बारे में बात कर सकते हो, मगर पीसफुली। राइट टू असेंबल पीसफुली, यानी उसमें अमन होना चाहिए। ऐसा नहीं यू विल गो विद द आर्म्स, आप स्ट्राइक करोगे, नहीं, दैट्स नॉट द मोटिव। यू कैन असेंबल पीसफुली, यू कैन से, जैसे हो जाते हैं असेंबल कोई भी पार्टी, कोई भी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनियन बनती है और वो जमा होके कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गन लेके जाए, दैट्स नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई इट सेज यू कैन असेंबल बट विद पीसफुली, विदाउट आर्म्स, यानी आपके हाथ में कोई हथियार ना हो। और एक
राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, ठीक है। यूनियन जिस तरह है, कभी कभार दुकानदारों की अपनी एसोसिएशन होती है, कभी कभार मुलाजमीन जो होते हैं उनकी अपनी एसोसिएशन होते हैं, स्टूडेंट्स की अपनी एसोसिएशंस होते हैं। तो इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 19, ठीक है। हो गए 3, राइट। और यूनियंस और कोऑपरेटिव्स भी बना सकते हो, ठीक है। यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव्स बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान को घूम सकते हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। You can move freely without having any visa, without any passport. It is our country and it guarantees us to move freely within the territory of India. तो अगर आप चाहते हो, you can reside anywhere. इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते हो क्योंकि वो अपना कल्चर, वहाँ पे जो उनका कल्चर होता है, उनका ये अपना जो उनको अलग आर्टिकल्स है, संविधान ने कुछ हक दिए हैं, तो यू कैन नॉट क्लेम दैट, बट यू कैन रिजाइड एनीवेयर, यू कैन रिजाइड एनीवेयर एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की कोई भी टेरिटरी हो वहाँ पे। तो मेरे को एक बात याद आ गई, तो एक यूएसए से एक बंदा आया था, तो ही वेंट इनटू द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो उन लोगों ने उसको खत्म कर दिया, मार डाला। तो ऐसे इन चीजों का हमें, इसलिए इन चीजों को बचाने के लिए गवर्नमेंट आपको कभी कभार रोक सकती है, या कभी कभार कोई बीमारी फैलती है किसी के कहीं पर जाने से, उस वक्त ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन बी स्टॉप्ड टू गो समवेयर, अदरवाइज यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, इवन यू कैन गो द अब्रॉड also. That's also your fundamental right. Right to reside and settle in any part of the territory of, right to practice and profession or to carry any occupation. आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जो, अगर हम बात करेंगे पढ़ाई की, कि आप कोई भी काम कर सकते, इट डजंट मीन कि आप के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो you will sell medicines. No, without certificate you cannot sell the medicines. Without certificate you cannot practice as a lawyer, as a doctor, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग होते हैं क्वालिफिकेशन इसमें नहीं आती है। इसमें आती है कोई भी जात एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो सकती है, कभी कभार वो पढ़ भी सकती है, दैट इज व्हाट इट सेज। कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी यूनिट हो, तो दैट इज व्हाट इट सेज। और जो these 6 rights are protected against state action, not private individuals, यानी ये प्रोटेक्टेड है ये एक्शंस, बट स्टेट के लिए, यानी स्टेट ये चीजें, हम इन चीजों से हमें नहीं रोक सकती है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कभी कभार रोक सकते हैं इन चीजों से, ठीक। यू कैन नॉट से अगेंस्ट योर नेबर, दैट्स व्हाट इट सेज, बट यू कैन से अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया if it is legal. Even you can say against that, you can criticize the party, ठीक है, but you cannot go against your neighbor, your relative or your teacher sometimes, ठीक है। तो एक कंक्रीट क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है दैट वाज डिलीटेड, उसको डिलीट किया गया। किससे डिलीट करते हैं? आर्टिकल 368 हमें इजाजत देता है अमेंडमेंट लाने को, तो 44th अमेंडमेंट लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या और वैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, एंड दे रिमूव्ड आर्टिकल 7th पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल 9 which was saying right to property. और 44th अमेंडमेंट कब आया? 1978 में। अब वो लीगल राइट है आर्टिकल 300 में, 300A में वो एज ए लीगल राइट है। जिस तरह बाकी राइट्स है उसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी भी एक लीगल राइट है। किस में? आर्टिकल 300A में, जो कि 12 पार्ट में आता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल 19।
आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखिए, grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like company or corporation. It contains 3 provisions. देखिए, grants protection against, देखिए गवर्नमेंट इस या किसी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, अगर किसी ने ऑफेंस किया है उसके लिए भी प्रोटेक्शन है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसके लिए भी प्रोटेक्शन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर किसी ने, आप किसी बंदे को सजा नहीं दे सकते हो इफ ही हैज नॉट ब्रोकन द लॉ, अगर उसने कोई लॉ ब्रोक नहीं किया है तो इनफोर्स एट दैट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट नॉर सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रांट। जो उसे, अगर किसी को सपोज करे किसी की शादी आज हमारे हिंदुस्तान में अलाउ है, जितना कोई पेरेंट बच्चे रखेगा उतना रख सकता है। आज के बाद 10 साल के बाद वो कहेंगे सिर्फ 2 बच्चे रख सकते हैं, एक नया एक्ट पास होगा 2 ही बच्चे रख सकते हैं। तो जिसने ऑलरेडी 6 बच्चे रखे हैं तब अलाउड था, उसको तब वो सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि एट द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जब एक्ट बना तब रूल ऐसा था, अब रूल ऐसा है तो इसका सजा आप उससे नहीं दे सकते हो, जो कि ऑलरेडी बात हो चुकी है। वही ये कह रहा है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। जब लॉ इन फोर्स था एट दैट टाइम, अगर उस वक्त 2 साल की जेल है, अब उसी क्राइम के लिए 3 साल जेल है, लेकिन उसको 2 ही साल जेल मिलेगा, क्योंकि तब 2 ही साल था। अब 4 भी हो सकता है, अब 5 भी हो सकता है, लेकिन जब उसने क्राइम किया है उसी वक्त जो कानून था वही उस पे अप्लाई होगा। दैट्स व्हाट इट सेज ऑफ द एक्ट, नॉर सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट। उसको तब जो पेनल्टी हुई थी वही पेनल्टी उसे देनी होगी, अब इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन टैक्सेस वगैरह के लिए ये अप्लाई नहीं है, इट इज ओनली फॉर द क्रिमिनल लॉज। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ना उनके खिलाफ तो टैक्सेस वेरी करते हैं, क्रिमिनल लॉज टैक्सेस वेरी करते हैं। जैसे आज टैक्स, लास्ट ईयर टैक्स ये था, आज अब दूसरा होगा, या कोई और चीज लाइबिलिटी वगैरह, ठीक है। तो नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। अगर किसी ने पनिशमेंट, किसी ने कोई ऑफेंस की है, अब उसे राइट है कि उसे उस एक ही पनिशमेंट, एक ही जो उसने गलती की है, उसने एक ही ऑफेंस की है, उसका सजा उसे 2 बार 3 बार मिले, नहीं, एक का सजा एक ही बार, डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक यानी मोर देन वंस यू कैन नॉट पनिश फॉर द सेम जो क्राइम था, जो उसने एक क्राइम किया उसके लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते हो। दैट्स व्हाट इट से। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर कोई एक्यूज्ड है, किसी पे कोई इल्जाम है, उसको आप पिटाई करके, आप मार के ये नहीं कह सकते कि आप इसमें खुद गवाह बन जाओ। यही ये कहता है, ये इसका 3rd पार्ट जो है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसने कोई भी ऑफेंस की है, शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कभी कभार क्या करते हैं, मतलब कोर्ट सेज, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि यू कैन नॉट पनिश पर्सन यू कैन नॉट कंपेल द पर्सन। आप किसी पर्सन को जोर नहीं कर सकते हैं, क्यों? टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो खुद के लिए खुद ही विटनेस बनी, हाँ मैंने किया है, उसके लिए विटनेस दूसरा होना चाहिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, ठीक है। तो ये चीज आर्टिकल 20 आपको अच्छे से समझ आया होगा। इट इज मेंस पैटर्न में मैंने ये पढ़ाया है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट वी कैन से लाइक दिस कि आर्टिकल 20 इट सेज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, हो गया बस, रट्टा लगाया हो गया, नहीं यार।
बस आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सारा पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि देखिए आज के डेट में जो कंपटीशन है और बढ़ रहा है, और इसमें कंपटीशन में और सारी चीजें हो रहे हैं, तो अब क्वेश्चंस पता नहीं कहां से वो पूछते हैं। अब जब हमें पता होगा अच्छे से कोई भी टॉपिक, तो हम आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने सारा पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट article. Number of times it has been asked. If you see SSC, CGL, UPSC, KS या MPS, जितने भी स्टेट्स है उनमें ये आर्टिकल ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत बार ये कंट्रोवर्शियल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग चीजों में, गोपालन केस था, मनिका गांधी केस था, उन सारों में ये आर्टिकल, या आधार पे लास्ट ईयर बहुत कंट्रोवर्सी थी, तो ये सारी चीजें कवर करता है आर्टिकल 21, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखिए जब इमरजेंसी लगती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, तो आर्टिकल 21, 22 ये सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक लाइफ की प्रोटेक्शन, यानी एक सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपकी लाइफ को और आपकी पर्सनल लिबर्टी को, यानी जो आपकी पर्सनल लिबर्टी, देखिए आज मैं फोन कॉल कर रहा हूं, तो ये कॉल ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कॉल मैं पर्सनल रख सकता हूं, ये कॉल कोई और भी सुन सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई और भी सुन सकता है, लेकिन मेरा अधिकार है कि वो किसी और के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर इज गोइंग ऑन विद मी इन माई रूम, nobody is allowed to know that. If somebody knows my secret, even government officials, I am saying that if government officials, they are knowing my secrets but they cannot share them with others, ठीक है। तो ऐसा ये आपको क्लियर होगा जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी को आप लाइफ छीन नहीं सकते हैं, किसी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं लाइफ से। और पर्सनल लिबर्टी, या उसकी जो अपनी आजादी है, हुकूक की आजादी है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है अगर लॉ ने ही किसी को फांसी लिखी है, तो व्हाट वी कैन डू एट दैट टाइम, यू कैन नॉट से इट्स माय फंडामेंटल राइट, जबकि कोर्ट ही फंडामेंटल कोर्ट देखिए ये सेपरेट बॉडी है, जुडिशरी इज सेपरेट बॉडी, तो कोर्ट के पास पावर्स है कि वो किसी को टेररिज्म में कोई है, कोई किसी और चीज में इन्वॉल्व है, तो उसे वो जेल भी भेज सकते हैं, उसे वो फांसी भी दे सकते हैं, दैट सेपरेट। तो वही कहता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दिस इज अवेलेबल टू बोथ, ये राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। आर्टिकल 19 इज नॉट अवेलेबल टू द एलियन, टू द फॉरेनर, इट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। क्यों हम किसी नॉन सिटीजन को मारेंगे, इसके लिए भी कोर्ट उसको भी, अगर यहां पे कोई टूरिस्ट आएगा, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देती है कि उसकी लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहे। तो द सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैंने पहले ये कहा, इस गोपालन केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की नैरो मीनिंग निकाली, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में मनिका गांधी या मनिका केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, इज्जत से रहना है, यानी हमें इज्जत से रहना है, विद ए ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी हुकूक है, इंसान को इज्जत से, एक गवर्नमेंट को, या हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सिटीजन की कदर करनी है, यानी ही हैज टू लिव द लाइफ ऑफ
डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, सिटी गवर्नमेंट का काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसमें आता है कि विदाउट पोल्यूशन, विदाउट वाटर पोल्यूशन, विदाउट एयर पोल्यूशन, विदाउट सॉइल पोल्यूशन, और अगर होंगे भी कहीं पे पोल्यूशन तो सरकार को इन पे गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको हम टैक्स देते हैं। कौन टैक्स देते हैं? एक सिटीजन जो होता है, ही इज गिविंग देम टैक्स। तो इनवर्सली वो अकेला एक सिटीजन इतनी गंद ठीक नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे प्लान्स भी किए हैं, जैसा गंगा को साफ करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, क्लीन सिटीज बना रहे हैं, तो हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इट्स आवर फंडामेंटल राइट। अगर कहीं पे कोई भी गंदगी मच रही है तो यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर दैट। राइट टू लिवलीहुड, यानी राइट टू लिवलीहुड, हम कैसे जिंदा रहे। राइट टू प्रिवेसी, इसी पे ये था जब आधार, गवर्नमेंट ने आधार ये किया ना, आधार को लिंक किया हर एक की बैंक बैलेंस जानने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली से इट इज राइट टू प्रिवेसी, यू कैन नॉट चेक द आधार ऑफ पीपल, यू कैन नॉट चेक द बैंक बैलेंस ऑफ द पीपल। तो इसीलिए राइट टू प्रिवेसी भी किस में आता है? इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी राइट टू शेल्टर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ यानी सेहत की कदर करना, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 years ऑफ एज, यानी एजुकेशन देनी है कहां तक? 14 years ऑफ द एज, यानी 14 साल, कम से कम ये 8th तक आता है। तो और दे भी रहे हैं गवर्नमेंट, यू कैन गो टू द एनी गवर्नमेंट स्कूल, टेक एडमिशन अप टू द 8th क्लास, फ्री एजुकेशन है। इवन लंच में खाना भी मिल रहा है, मिड डे मील। तो दैट इज सेपरेट थिंग, दैट कम्स अंडर द स्कीम, बट एजुकेशन फ्रीली है। जो भी वहां पे टीचर्स होंगे उनको तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, और जो भी वहां पे फैसिलिटीज है दे शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। तो अगर आपको सवाल आएगा कि राइट टू एजुकेशन किस में आता है, इट इज इवन सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने एक 86th अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002। तो आर्टिकल 21A में लाया है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A इज टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6 to 14 years, 16 से 6 से 14 साल तक आपको फ्री, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, वी कैन से एलिमेंट्री एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि इसकी कितनी फैसिलिटी होगी, कितना इकोनॉमिक पुश होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। बट 14 साल के उम्र तक आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी। राइट टू फ्री लीगल एड, लीगल एड अगर कहीं पे लगेगा, कहीं पे कोई हैजार्डस कंडीशन है, फ्लड आया है, उनको गवर्नमेंट को क्या देना है? फ्री लीगल एड विदाउट टेकिंग एनीथिंग बैक, फ्री। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फर्मेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ये हो गए हैंड कफिंग की यूके जो हम वो लगाते हैं हथकड़ी वगैरह, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और क्या है? राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। हम कभी कभार किसी को क्या करेंगे? इनह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी इंसान की तरह उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो हमें ट्रीट कर, गवर्नमेंट को, स्टेट को इंसान की तरह ट्रीट करना है हर एक बंदे को, इवन अगर वो जेल में भी है। राइट अगेंस्ट डिलाइड एग्जीक्यूशन, यानी जल्दी फैसला देना, जल्दी कोर्ट को जल्दी फैसला देना है। अगर हम डिले करेंगे किसी केस में तो वो दैट्स नॉट अलाउड। तब तक हम किसी को किसी जुल्म में रखेंगे, दैट डज नॉट अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रायल होना चाहिए। और राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ब्रॉड जाने के लिए भी हमें, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिफाइन किया आर्टिकल। मैंने पहले ही कहा ना, इट रिमेन द कंट्रोवर्शियल, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अच्छे से डिफाइन किया है, यानी ब्रॉड जाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट
नहीं, बट देयर आर द एक्सेप्शंस। अगर कभी कभार इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, उस स्टेट खतरे में है, तब आप ब्रॉड नहीं जा सकते हो, या किसी हॉस्टाइल कंट्री में नहीं जा सकते हो। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती किसी को काम पे लगाना, इसके खिलाफ भी आप जा सकते हो। कहीं पे जैसे पहले करवाते थे बॉन्डेड लेबर, तो दैट इज नॉट अलाउड। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, कभी कभार जेलों में वहां पे ज्यादा हरासमेंट होता है, तो उसके खिलाफ भी, ठीक है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, किसी बंदे को हमने जेल में भर दिया है, वहां पे उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, तो उसे हमें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी मेडिकल एड देना है, ताकि वो हार्ट अटैक से बचे, ताकि वो किसी और बीमारी से बचे। तो दीज थिंग्स दिस हैज टू डन बाय द स्टेट को ये चीजें करने हैं। तो आप इसका नोट भी बना सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। राइट टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देखिए ये भी राइट नॉट टू बी डिराइव्ड आउट ऑफ द स्टेट से बाहर निकालना। फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल, यानी कोई भी कोई पैसा वाला है उसी के हक में जाएगा फैसला, नहीं, इट शुड बी फेयर ट्रायल। राइट टू प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, प्रिजनर के लिए भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, वुमेन को हम डिसेंसी और डिग्निटी, इज्जत से हम ट्रीट करें एक वुमेन को, ठीक है, उसको हम सुप्रेस नहीं करेंगे। इट इज मेंशनड इन दिस आर्टिकल। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हेयरिंग, हमें भी सुनना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये आज भी कोई कहता है किसी को, मैं अभी आप पे आरटीआई करूंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको फिर अलग भी एक्ट लाया गया है 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू रिपीटेशन, देखिए ये चीजें आप याद रख सकते हो। तो ये मैंने बोल दिया आर्टिकल 21, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 years। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखिए दो किस्म के डिटेंशन करती है पुलिस, एक पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन वो डिटेंशन होता है जब किसी ने क्राइम किया है तो उसे डिटेन करते हैं, उसको जेल में लेते हैं, या कोई क्राइम करने वाला है उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत में ये सब चीजें लिखी हुए है। तो प्रिवेंटिव क्या है, पुनिटिव क्या है। पुनिटिव वो है जब किसी ने क्राइम किया है, प्रिवेंटिव वो है जब कोई क्राइम हमें लग रहा है ये क्राइम करेगा। तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कोई बंदा अरेस्ट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसके लिए भी उसके फंडामेंटल राइट्स है। नो पर्सन, कोई भी बंदा नहीं, हु इज अरेस्टेड, जो अरेस्ट हुआ, शैल बी डिटेन्ड इन custody without informing or being the grounds of such arrest, nor shall he had to deny the right to consult। एक बंदे को आप ऐसे ही डिटेंशन में आप उसको जेल नहीं भर सकते विदाउट सेइंग कि आपको क्यों हम डिटेन कर रहे हैं, आपको क्यों हम व्हाट वी से अरेस्ट कर रहे हैं, उसको पहले आपने बताना है अच्छे से। अगर जब बताया तो उसको और एक अधिकार मिलता है, वो अपनी बात रख रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे हो, उसको और एक अधिकार मिलता है, वो क्या, कि वो अपना वकील अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट सेज इट कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिनाइड, ही शैल नॉट बी डिनाइड, उसे आपने डिनाई नहीं कर। द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, जो एक लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, नॉट ऑफ योर चॉइस, ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस का। तो वो कौन करेगा, वो तो बंद होगा, उसके पेरेंट्स ये चीज करते हैं और हो भी रहा है। तो लेकिन और भी चीजें हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। आप देखिए एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट कोर्ट। जो नियरेस्ट कोर्ट है, सपोज मेरे गांव से अगर किसी को डिटेन किया गया है, उसका जो नियरेस्ट कोर्ट है वहां पे मुझे क्या करना है, द नियरेस्ट कोर्ट कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस, जज के सामने उसे प्रोड्यूस करना। आजकल वीडियो कॉल भी हो रही है, लेकिन यू हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द जज विद इन द 24 आवर्स, विद इन द 24 आवर्स।
लेकिन इसमें ये क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द टाइम, वो टाइम आपको एक्सक्लूडिंग द टाइम जो किसके लिए नेसेसरी फॉर द जर्नी। सपोज करिए कि हमारा कोर्ट यहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो उसे लगेंगे, वहां तक पहुंचने में हमें लगेंगे 1 घंटा, वो 1 घंटा हमें रिमूव करना है। 24 प्लस 1 हो गए 25 आवर्स। तो यही ये कह रहा है, तो 24 आवर्स में आपने उसे प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट। अगर आप फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर आते हैं उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो दे शुड बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन एज पर, बट वी शुड नो द बेसिक्स, वी शुड नो अबाउट द लॉज विच आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। होप दैट ये चीजें आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इनके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, वेदर विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो फंडामेंटल राइट्स हर एक एग्जाम में होते हैं, जो भी एग्जाम होता है फंडामेंटल राइट्स, दे आर मेंशनिंग फंडामेंटल राइट्स, और दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 35। तो आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से करेंगे, इनको अच्छे से याद करेंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बाद में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स है इस चैनल पे सारे हम क्लियर करेंगे, लेकिन जितना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो इस चैनल की ग्रोथ, तो आप औरों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।